फिल्म शुरू होती है। एक गाड़ी आकर रुकता है। गाड़ी में एक आदमी बैठा हुआ है और गाड़ी से बाहर निकालता है। गाड़ी का हेडलाइट ऑन ऑफ करता है। दूसरी जगह एक बोट में और एक लड़का बैठा हुआ है, वो भी बोट की लाइट को ऑन ऑफ करता है। फिर वो किनारे आता है एक बैग लेकर। बैग उस आदमी को दे देता है और कहता है, गोगी भाई, मेरे को ना ये काम छोड़ना है। मैं अगर काम नहीं छोड़ेगा ना तो मेरी बीवी मेरे को छोड़ देगी। तो अच्छा है ना, बीवी को जाने दे, नई लड़की से शादी बना। गोगी भाई, मेरा पैसा दो ना, पैसे की जरूरत है। चल भाग, पैसा तेरे को दूसरी डिलीवरी पर मिलेगा क्या। वो लड़का अचानक से गाड़ी से बैग उठा लेता है और दौड़ता है। दूसरे आदमी भी दौड़ रहा है, दोनों में हाथापाई हो जाता है और गोगी भाई पे गोली चला देता है। अभी वहां पर पुलिस आ जाती है और वो लड़का दौड़ता है, पुलिस उसके पीछे। वो दौड़ते दौड़ते एक कंस्ट्रक्शन मकान के सामने आ जाता है, रुकता है। उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो देखता है एक आदमी गड्ढा खोद रहा है। फिर वो आदमी उस मकान से निकल कर आता है। ये आदमी और कोई नहीं, विजय सालगांवकर यानी अजय देवगन। 4 अक्टूबर 2014। दूसरे सीन में वो लड़का अपने घर आता है, बहुत जल्दी में है। वो कहता है, मुझे यहाँ से अभी निकलना है। वो सामान लेता है। उसकी बीवी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उस लड़के को पकड़ लेता है। दृश्यम 2। 7 साल बाद एक मल्टीप्लेक्स दिखाया जाता है जहां विजय सालगांवकर सिनेमा देख रहा है। फिर वो बाहर निकलता है, उसके पीछे एक मैनेजर आता है। वो कहता है, विजय सर, पिक्चर कैसी लगी। विजय कहता है, बोरिंग है, नहीं चलेगी। ये काम कर, ये कॉमेडी फिल्म जो है ना, उसका शो बढ़ा दे। गोवा का नज़ारा, एक घर दिखाई देता है। ये विजय सालगांवकर का घर है। घर में पूरा फैमिली मिलकर खाना खा रहा है और कुछ बातचीत अपने आप में हो रहा है। दूसरे सीन में विजय सालगांवकर सोया हुआ दिखता है। उसे कुछ चिल्लाने की आवाज सुनाई देता है। उसकी पत्नी नंदिनी यानी श्रिया सरन बाहर देखता है। उसकी पड़ोसी दोनों लड़ रहे हैं। शराबी पड़ोसी अपनी बीवी को मार रहा है। विजय सालगांवकर घर से बाहर आता है और ड्राइंग रूम में बैठ जाता है। नंदिनी कहती है, तुम जाके रोको ना। विजय कहता है, कोई फायदा नहीं। फिर पत्नी की जोर जबरदस्ती से विजय पड़ोसी के घर जाता है। कहता है, तुझे शर्म नहीं आती, अपनी बीवी पर हाथ उठाता है। बीवी कहता है, शराब पीने के लिए पैसा मांग रहा है, नहीं दिया इसलिए मार रहा है। विजय कहता है, मैं कानून की इज्जत करता हूँ, वरना यही तेरा हाथ पांव तोड़ देता। और वो शराबी कहता है, अरे काय की कानून की इज्जत, पूरी गोवा जानता है 2 अक्टूबर को 3 अक्टूबर को 2014 को तूने कैसे कानून की इज्जत की। अब मेरे को तू मत सिखा कानून की इज्जत कैसे करना है, समझा। तब उसकी पत्नी उसके ऊपर पैसा फेंकती है और वो लड़का पैसा लेकर चला जाता है। विजय कहता है, एक बार पुलिस से कंप्लेन करो, वो अच्छे अच्छों को सुधार देता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। दूसरी सीन में एक ऑफिस दिखाई देता है। ये विजय सालगांवकर की ऑफिस है। वो अंदर आता है, अगरबत्ती जलाता है। एक मैकेनिक आता है। वो कहता है, आपका सीसीटीवी ठीक हो गया, एक बार देख लीजिए। विजय कहता है, ठीक है।
अगले ही सीन में एक गाड़ी एक बिल्डिंग में आता है। विजय सालगांवकर अपने ऑफिस में बैठे होकर काम कर रहा है। तभी एक लड़का आता है और वो कहता है, बाहर एक आदमी आपसे मिलना चाहता है। नाम कहता है महेश देशमुख। विजय खिड़की से झांकता है, देखता है महेश देशमुख यानी रजत कपूर बैठा हुआ है। विजय बाहर आता है। रजत कपूर कहता है, हम लोग सैम की बरसी के लिए आए हैं। पंडित जी कहता है, सैम की अस्थियों का विसर्जन के बिना उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ सैम की बॉडी कहाँ है मुझे बता दीजिए। मैं वादा करता हूँ किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। विजय कहता है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन मैं चाहकर भी आपकी कोई मदद नहीं कर सकता और आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप यहाँ दोबारा मत आइए प्लीज़। विजय चला जाता है। राव साहब का घर, वो फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर है। विजय बैठा हुआ है। राव साहब आता है, कहो विजय कैसे आना हुआ। राव साहब, मैंने बहुत लोगों को अपनी कहानी सुनाई, मगर उसका एंडिंग सबको पसंद नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ कि दोबारा हम उस एंडिंग पे अगर काम करें तो। मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप सुन ले तो। हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, बताओ। विजय का घर। विजय की पत्नी श्रिया सरन कहती है, विजय इस फिल्म में तुम कितना पैसा खर्च कर चुके हो। वही आने जाने का खर्चा, होटल्स का बिल, डायरेक्टर का पेमेंट, सब मिला के 30-35 लाख। और तुम कहती हो कि मैं फिजूल खर्चा ना करूं। विजय, खर्चा कहाँ किया, इन्वेस्ट किया। इसके बाद एक गाना आता है। दूसरे सीन में एक चर्च दिखाई देता है। विजय एक आदमी से बात करता है, वो इस चर्च की केयर टेकर है। उस आदमी कहता है, विजय भाव आपने मेरी कितनी मदद की, मेरी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी की, आपके एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, कैसे चुकाऊंगा मैं ये एहसान। विजय उस आदमी को फिर पैसा देता है और कहता है, रखो, ज़रूरत में काम आएगा। अगले सीन में जेल में एक आदमी छूट रहा है। ये वही आदमी है जो विजय को 2 अक्टूबर 2014 की रात को देखा था। वो बाहर आता है और अपना घर जाता है। बीवी दरवाज़ा खोलती है। आदमी खाना खाकर बैठ जाता है। बीवी कहती है, कोई पैसा नहीं बचा, मुन्ने को स्कूल छूट गया, घर में एक दाना पानी नहीं। आदमी ये सुनकर खाना छोड़कर उठ जाता है और कहता है, ये सब कुछ मैंने ही बिगाड़ा है और अब मैं ही इसे ठीक करेगा। एक श्राद्ध का घर, जहां सैम की बरसी का पूजा पाठ चल रहा है। महेश देशमुख उर्फ रजत कपूर इधर उधर देखता है और फिर वो घर में आता है। टब्बू यानी मीरा एक टीवी देख रही है। महेश देशमुख कहता है, अब बस भी करो, 7 साल हो गए हैं, उस घटना को अब भूल जाओ, नॉर्मल रहने की कोशिश करो। मीरा कहती है, मैं एक माँ हूँ, 7 साल तो क्या, 700 साल तक भी मैं नहीं भूल सकता। अब जो इसके लिए जिम्मेदार है, मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकती। एक शराब खाना, जहां विजय और एक आदमी शराब पी रहा है। वो आदमी कहता है, विजय भाव हमारी पिक्चर बनेगी ना। बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, ज़रूर बनेगी, मगर इतना टाइम क्यों लग रहा है विजय भाव। हर अच्छी चीज़ होने में टाइम लगता है, लेकिन ये फिल्म ज़रूर बनेगी।
इतना देर विजय भाव, हमारा स्टोरी तो चोरी हो गया तो? अरे नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले से ही स्टोरी का एक कॉपी बनाकर ऑलरेडी पब्लिश कर दिया है। तो कॉपीराइट के लिए ये कहानी हमारे से कोई चोरी नहीं कर सकता। विजय का घर। पड़ोसी जेनी और विजय की पत्नी से बात कर रहे हैं। जेनी कह रही है, दीदी एक बात पूछूं? शहर में अफवाह है कि हमारी अंजू और उस लड़की में अफेयर था। विजय भाव ने उस रात दोनों को ऐसे ही कुछ हालात में देख लिया था और इसलिए उस लड़के को मार दिया। लोग तो ये भी कहते हैं वो लड़का शरीफ था, लेकिन हमारी अंजू ही प्रिया। बकवास करते हैं लोग, जो मन में आए कह दिया। जो इसमें अंजू की कोई गलती नहीं, वो लड़का ही एक नंबर का बिगड़ा हुआ बदमाश था। इसलिए अंजू ने उसे ये कहकर नंदिनी चुप हो जाती है। विजय के घर के पीछे अंजू कुछ काम से आई। वो देखती है पुलिस आ रही है पीछे की रास्ते से। देखकर अंजू घर में घुस जाती है। उसने आकर विजय से कहा, पापा पुलिस आ रही है पीछे के रास्ते से। नंदिनी कहती है, कहीं आपने पीछे तो विजय चुप करा देता है। और अंजू से कहती है, जाओ जाके दरवाजा खोलो, डरने की कोई बात नहीं, नॉर्मल रहो। अंजू जाती है और दरवाजा खोलती है और कहती है, पुलिस मामा से मिलना चाहती है। विजय और नंदिनी दोनों बाहर आता है। पुलिस इंस्पेक्टर कहता है, हमें एक कॉम्प्लेन आई है जेनी के लिए। उसका पति शराब पीकर उसे मारता है। आप लोग ही उसे कंप्लेंट करने के लिए बोला था। जेनी और उसकी पति आता है। पुलिस इंस्पेक्टर ने जेनी की पति को वार्निंग देता है और वहां से चला जाता है। एक चाय की दुकान। वो आदमी बैठकर चाय पी रहा है। उसने उठकर चाय का दाम दिया और कहा, यहाँ पे कुछ काम मिल सकता है क्या? तभी विजय को देखता है दुकानदार। विजय दुकान पे आता है और दुकानदार कहता है, विजय इस लड़के को काम की तलाश है, तुम्हारे लिए अगर कुछ हो तो। विजय, अभी तो कुछ नहीं है, ठीक है, अगले हफ्ता मिलना देखता। वो लड़का विजय को देखता है, फिर बाहर आता है, सिगरेट जलाता है, पुलिस स्टेशन को देखता है, कुछ याद करने की कोशिश करता है। विजय का घर। जेनी और विजय की पत्नी बात कर रहे हैं। नंदिनी, पता नहीं विजय हर बात को इतना लाइटली क्यों लेता है, और मैं हूं कि मैं ठीक से सो ही नहीं पाती। मेरा सांस फूल जाता है सोच सोच के। जेनी, तो आप विजय भाव को कहते क्यों नहीं? आप क्या महसूस करते हो? नंदिनी, जब भी मैं कुछ कहने जाता हूँ वो चुप करा देता है, कहता है इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि खतरा अभी टला नहीं, बल्कि और तेजी से हमारे पास आ रहा है। पुलिस इंस्पेक्टर का घर। सब लोग खाना खा रहे हैं। एक फोन आता है, आईजी का फोन, और फोन पे उसे तुरंत आने को कहता है। इंस्पेक्टर निकलता है, गाड़ी में बैठता है। गाड़ी में इंस्पेक्टर गायतुंडे बैठा हुआ है। वो इंस्पेक्टर कहता है, गायतुंडे सब ठीक है ना? गायतुंडे कहता है, पहले का तो पता नहीं, पर अब सब ठीक है। गाड़ी चल देता है। आईजी का ऑफिस। चेस खेलते हुए अक्षय खन्ना की एंट्री। दोनों पुलिस को बैठने को कहता है। आईजी, गायतुंडे, तुमको इसलिए बुलाया गया है कि इस केस में तुम ही एकलौते हो जो विजय के बारे में सही थे। सही होने पे क्या मिला? 7 साल से मैं सस्पेंड हूँ सर, और वो विजय मजे में है, खुद का थिएटर भी खोल लिया है। दूसरा पुलिस कहता है,
सर बात वहीं पे आकर अटक जाता है। बिना एविडेंस हम कुछ नहीं कर सकते। पीछे से एक आवाज आती है, एविडेंस है। सब चौंकता है। मीरा यानी टब्बू का एंट्री होता है। बच गया, क्योंकि मैंने एक चौथी फेल को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की थी, और वो फंसेगा क्योंकि उसने एक माँ को अंडर एस्टिमेट करने की गलती की है। इंस्पेक्टर कहता है, मैडम आपने कहा कोई एविडेंस है। तभी सीन में दो आदमी की एंट्री होती है। वो आदमी और कोई नहीं है, विजय की पड़ोसी जेनी और शिव कुलकर्णी है। दोनों ही अंडर कवर पुलिस वाला देखकर वो चौंक जाता है। मीरा कहती है, आईजी तरुण मेरा दोस्त है। जब से वो गोवा में पोस्टिंग हुआ है तब से हम विजय के ऊपर नजर रख रहे हैं। ये दोनों उसी की पड़ोसी बनकर 2 साल से वहां रहता है। हमने विजय के घर में रिकॉर्डिंग डिवाइस भी लगा के रखा हुआ है ताकि उस घर से हर बात हम सुन पाए। शिव कुलकर्णी कहता है, बट प्रॉब्लम ये है कि विजय इतना स्मार्ट है कि वो कुछ कहता ही नहीं। जेनी कहती है, लेकिन हम फाइनली एक ब्रेक थ्रू मिला है। वो फोन को ऑन कर देता है। जेनी और विजय की पत्नी के बीच में हुई बातचीत। क्या आप ये चिंता है कि अंजू घबराहट में किसी को कुछ बोल ना दे कि बॉडी कहाँ पर है? अंजू को तो कुछ मालूम ही नहीं। विजय ने दूसरे दिन ही हमें बिना बताकर बॉडी कहीं शिफ्ट कर दिया। आईजी, इस केस में हमारे पास 3 सवाल थे। सैम की बॉडी किसने शिफ्ट की, कब शिफ्ट की और कहाँ शिफ्ट की? हमें 2 का जवाब मिल गया। सैम की बॉडी विजय ने शिफ्ट की और दूसरे दिन ही शिफ्ट की, मगर कहाँ? कोई तो होगा जिसने उस रात विजय को देखा होगा। पुलिस हेडक्वार्टर। इंस्पेक्टर कहता है, सर लोग कोऑपरेट तो कर रहे हैं लेकिन अभी तक कोई ढंग की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। एक काम करो, ये खबर फैला दो कि जो इस केस के बारे में हमको सही इंफॉर्मेशन देगा उसे 5 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। मैप देख रहा है। गायतुंडे, सर जेनी और शिव के कहने के मुताबिक विजय बहुत स्मार्ट है। पुलिस वो जगह कभी ढूंढ ही नहीं सकती जहां उसने बॉडी को छुपाया है। अच्छा, तो ऐसी कोई जगह है जिसे हम सोच भी नहीं सकते, जैसे कि सेंट माइकल चर्च सेमेटरी। वैसे भी वहां रात को कोई नहीं जाता, लेकिन सर वहां हम वैसे ही खोद नहीं सकते क्योंकि पब्लिक का धार्मिक आस्था पर हम कोई चोट नहीं लगा सकते। पब्लिक भड़क सकती है। बॉडी उधर है या नहीं, ये पता लगाने का एक तरीका है। विजय का घर। बच्चे अपने काम में बिजी है। अंजू कुछ लेने जाती है, तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देता है। वो वहां झांकती है, आईजी को देखता है। वो नंदिनी को बुलाती है। आईजी घर में आकर बेल बजाता है। हाय, मैं इंस्पेक्टर जनरल गोवा पुलिस, आपकी पति से बात करनी है। वो घर में नहीं है। ठीक है, तो मैं यही इंतजार कर लेता हूँ। सर कुछ प्रॉब्लम है? यही तो प्रॉब्लम है। लोग हमें देखते ही उनको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, लेकिन सच तो ये है कि पुलिस हमेशा आपकी सेवा में है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई गलती से भी फंस जाए, इसलिए बेवजह हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर गलत कोई काम किया हो, जैसे चोरी
मर्डर तो आपका डरना बनता है। फिर हम आपको पकड़कर जेल में डाल देते हैं। उसके बाद आपकी जिंदगी खत्म। मैं आपके पति का शुक्रिया अदा करना चाहता था। जेनी के केस में अफसोस है कि आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाया। उनसे कह दीजिएगा बहुत जल्द मैं उनसे मिलूंगा। आईजी चला जाता है। नंदिनी दरवाजा बंद करती है। फिर से घंटी बजती है। दरवाजा खोलते ही जेनी आती है। जेनी कहती है पुलिस चर्च गई थी। पूरे शहर को ये बात फैली हुई है कि विजय भाव ने चर्च में ही बॉडी को छुपाया है। आप जल्दी विजय भाव को फोन करो, घर बुला लो। नंदिनी कांपती हुई विजय को फोन करता है और विजय को कहती है जल्दी, और विजय को कहती है जल्दी घर आ जाओ। विजय घर आता है। नंदिनी उसे दूसरे कमरे में ले जाती है। नंदिनी कहती है आज हमारे घर में आईजी आई थी और पुलिस चर्च में खुदाई कर रहे हैं। मुझे तो लगा कि पुलिस ये केस बंद कर दिया है, लेकिन वो तो अभी छानबीन कर रही है। नंदिनी जब तक अब जिंदा है ये छानबीन चलती रहेगी, लेकिन कुछ नहीं मिलेगा। उधर ये बात जेनी और शिव सुन रहा है। नंदिनी कुछ तो कहो, मैं पागल नहीं हूं कि ये बात सबको मैं बता दूंगी। कुछ तो कहो। आज तक मैं दिल और दिमाग के बीच हमेशा दिमाग की बात सुनी है और आज भी वही करूंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। उधर जेनी और शिव मायूस हो जाता है क्योंकि उसे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। चाय की दुकान। वो लड़का आता है। वो विजय को देखता है। विजय सर, माफ करना, तुम्हारे जॉब की बात मेरे दिमाग से निकल गया। वही बात नहीं, मुझे जॉब मिल गया है पंजिम में। वाह। विजय वहां से चला जाता है। तीन लड़का आपस में बात कर रहा है। अरे विजय का केस फिर से वापस गर्म हो गया। पुलिस सॉलिड एक्शन में है। मैंने सुना कि मर्डर की खबर देने पर 5 लाख रुपए मिलेंगे। ये बात वो आदमी सुनता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वो बाहर आता है, पुलिस स्टेशन को देखता है। विजय को पुलिस स्टेशन से बाहर आते हुए देखता है। उसे 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर की रात याद आती है जब उसने विजय को देखा था। वो पंजिम का बस छोड़ देता है। पुलिस हेडक्वार्टर। आईजी और मीरा आती है। आईजी, कौन है ये? 7 साल मर्डर केस में जेल में बैठ कर आया है। उसे मर्डर के बारे में सब कुछ पता है। आईजी अंदर आता है। बोल, क्या पता है तुझे? कहाँ छुपाई उसने बॉडी? मैं आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के बदले मुझे पैसा चाहिए। कितने? 25 लाख। देखा, मैंने बोला था ना ये फ्रॉड है। 3 अक्टूबर की रात को मैंने देखा था विजय सालगांवकर के हाथ में ऐसा फावड़ा था। वो कुछ खुदाई कर रहा था। कितने बजे देखा था? यही 3:30 बजे। बच्चू, तू फंस गया। 1 बजे दफनाई थी। नहीं सर, टाइम तो 3:30 बजे ही था। ये आपको भी पता है। इसके आगे जब तक मुझे पैसा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पैसे लेकर मीरा आती है। लड़का पैसा देखता है और उठ जाता है। आईजी कहता है, मिस्टर ब्रगेंजा, बॉडी कहाँ है भाई? लड़का, ओह, इधर ही, मतलब उसके नीचे। आप जहां पर खड़े हो ठीक उसके नीचे।
उस टाइम यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना, तो मैंने विजय को यही बॉडी को दफनाते हुए देखा था। मीरा, आईजी सब चौंक जाते हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया है। तो ये था उसका कॉन्फिडेंस, ऐसी जगह जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। क्या कहती है, और एक बात, जब तक बॉडी मिल नहीं जाती ये लड़का यहीं रहेगा। पुलिस स्टेशन में खुदाई का काम चालू है, सब वर्कर काम करने लगे हैं और वो लड़का भी बैठकर देख रहा है। और तभी बॉडी का स्केलेटन निकलता है, सब चौंक जाता है। फॉरेंसिक टीम आता है, स्केलेटन को बॉक्स में बंद करके ले जाता है। विजय का घर, विजय उसकी फैमिली कहीं जा रहा है, तभी विजय मोबाइल पे सीसीटीवी का फुटेज देख रहा है। उसे कुछ हलचल होते हुए दिखाई देता है। विजय ऑफिस के लड़के को फोन करता है, स्टेशन में इतना भीड़ क्यों है? पता नहीं, कुछ खुदाई का काम चल रहा है। विजय समझ जाता है। नंदिनी आती है, वो कहती है क्या हुआ, तुम लोग अंदर जाओ और जब तक मैं ना आऊं कोई दरवाजा नहीं खुलेगा। विजय वहां से चला जाता है। जी, विजय कल सुबह 8 बजे आ रहा है क्वेश्चनिंग के लिए, उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मीरा कहती है वो बहुत चालाक है, उसे बिल्कुल भी मौका मत देना। आईजी आता है, सब बैठे हुए हैं। आईजी उस लड़के का फोटो रख देता है विजय के सामने और विजय से कहता है, इसे पहचानते हो? 1-2 बार मिला हो लेकिन ठीक से नहीं पता। उसका नाम है डेविड ब्रेगेंसा। इसका कहना है कि 3 अक्टूबर 2014 के रात को 3:30 बजे इसने तुम्हें स्टेशन से निकलते हुए देखा था, हाथ में फावड़ा लेकर। आपका कहना क्या है मिस्टर विजय? सर, या तो ये आदमी झूठ बोल रहा है या फिर इसने किसी और को देखा है। मैं वहां कभी नहीं गया। 2 अक्टूबर को हम सत्संग में गए थे। आईजी, 1 मिनट, आप इन्हें फिर से वो बताएंगे? विजय पीछे देखता है, मीरा आती है और मीरा कहती है, तरुण, इसके आगे की कहानी मैं बता देता हूं। ये पंजिम में पाव भाजी खाई थी, फिल्म देखी थी, वगैरह वगैरह। और नंदिनी, तुमने क्या देखी है? नंदिनी मीरा को देखती है और मीरा कहती है, घबराओ मत, मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी क्योंकि तुमने तो ऑलरेडी सब बता ही दिया है। नहीं समझी? बहुत भोली हो तुम। समझाती है। मोबाइल में रिकॉर्डिंग सुनाता है, जेनी और नंदिनी की बातचीत। तब जेनी और शिव विजय और नंदिनी को देखता है पुलिस की वर्दी में। नंदिनी चौंक जाती है, विजय भी। और आईजी कहता है, अब तो बताइए स्वामी चिन्मयानंद की सत्संग में क्या क्या किया था विजय जी? इंटरोगेशन रूम। समीर देशमुख के मर्डर के बारे में मैंने 3 सवाल करूंगा। किसने किया, कैसे किया और क्यों किया? विजय कहता है, सर, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मैं कुछ भी नहीं जानता। आईजी कहता है, मैंने कहा था कुछ भी करना लेकिन मेरा वक्त बर्बाद मत करना। पास वाले घर में विजय की फैमिली को लाया जाता है, उस पर टॉर्चर चलता है। गाय तोंडे उसके फैमिली को, हर इंसान को मारता है। विजय इसको देखकर रिक्वेस्ट करता है कि ये सब बंद कीजिए, प्लीज ये सब बंद कीजिए, लेकिन टॉर्चर चालू रहता है। अंजू टॉर्चर सह नहीं पाती, उसे दौड़ा पड़ जाता है और विजय आईजी से कहता है, मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, मेरी फैमिली को आप छोड़ दीजिए। विजय कैमरे के सामने कन्फेस करता है कि 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर 2014 की रात को
उसने क्या क्या किया था। का घर, मीडिया आई हुई है, घर में नंदिनी आती है और कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है। विजय, ये तो एक दिन होना ही था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। विजय को पुलिस अरेस्ट करके ले जाता है। नंदिनी, अंजू सब देखता है। आईजी का ऑफिस, आईजी मीरा की हस्बैंड बैठा हुआ है। तभी एक पुलिस आकर कहती है, सर आपसे कोई मिलना चाहता है विजय सालगाकर के बारे में। आईजी उसे बुलाता है और राव साहब अंदर आता है। जी कहता है बैठिए, आप कुछ विजय के बारे में बताना चाहते थे। राव साहब कहता है मैं विजय से 2016 में मिला था, तब वो विजय सालगांवकर नहीं, अपना नाम विजय गोडबोले बताया था। विजय मुझे कहानी सुनाई और उस पर एक स्क्रिप्ट लिखने को कहा और मैं राजी हो गया। उसने मुझे 10 लाख रुपए एडवांस के तौर पे भी दिए। उसने कहा हम लोग फिल्म तब शुरू करेंगे जब तक हम दोनों में ये नहीं लगेगा कि स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार है। हमें स्क्रिप्ट पूरा करने में 2 साल लग गए, लेकिन एक बात है जो मुझे खाए जा रहा है, आप लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये डर था कि कहानी कहीं चोरी ना हो जाए, तो उसने ऑलरेडी इस कहानी को एक किताब का रूप देकर पब्लिश कर दिया था कॉपीराइट के लिए। मीरा कहती है ये नॉवेल अवेलेबल है। राव साहब कहती है ज़्यादा कॉपीज तो नहीं बनी, पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। तभी एक फ़ोन आता है। आईजी फ़ोन उठाता है। उधर कोर्ट में गायतुंडे कहता है सर एक प्रॉब्लम है। आईजी सुनकर चुप हो जाता है। कोर्ट सीन, कोर्ट में विजय के वकील कहती है ये बयान मेरे क्लाइंट को पुलिस ने टॉर्चर करके लिया है। जज कहता है क्या ये सच है? विजय कहता है हाँ। वकील कहती है योर ऑनर, ये केस पूरा का जिसकी कहानी पुलिस ने चुराई है दृश्यम नाम के इस नॉवेल से। विजय को एंडिंग पसंद नहीं आया था। वो फिल्म के एंडिंग के ऊपर फिर से काम करना चाहता था। उसने एक आइडिया सुनाई। विजय कहता है ये कहानी पोंडलम की है ना, तो अगर पुलिस ऐसी कोई लाश मिलता है तो उसके आगे की कार्रवाई क्या होगा। पुलिस में मेरी अच्छी खासी पहचान थी। मैंने पता किया कि लाश मिलने के बाद क्या क्या होता है। विजय को मैंने उसकी पूरी जानकारी दी। उसके ऊपर विजय एक एंडिंग बनाई, लेकिन मैंने कहा यह एंडिंग बहुत रिस्की है और तुरंत हमने उस एंडिंग को वहीं पर खारिज कर दिया। महेश देशमुख कहता है वो एंडिंग क्या था। तभी कोर्ट में जज के सामने एक रिपोर्ट आता है, डीएनए रिपोर्ट, और जज साहब कहते हैं क्या ये मजाक चल रहा है? ये बॉडी समीर देशमुख का है ही नहीं। ये सुनकर कोर्ट में सभी चौंक जाता है। आईजी का ऑफिस, आईजी कहता है क्या था वो क्लाइमेक्स। हीरो अच्छी तरह से जानता था कि पुलिस एक ना एक दिन ये बॉडी ढूंढ ही लेगी, इसलिए वो उसी दिन से अपनी तकदीर बदलने की काम में शुरू कर दिया था। उसी दिन से ऐसी एक बॉडी की तलाश कर रहा था जिसकी उम्र कद काठी बिल्कुल उस लड़के की तरह हो और जिसकी मौत सर पर चोट लगने की वजह से हो। और फिर एक दिन उसकी तलाश खत्म हुई। उसे फ्यूनरल में ऐसा आदमी को मिला जिससे उसने जान पहचान कर ली। उसने पता लगाया कि इंसान को शरीर से स्केलेटन में बदलते हुए कितना वक्त लगता है। जब उसे लड़की की लाश स्केलेटन में बदल गई, तब हीरो ने उस आदमी को अपनी ज़रूरत के बारे में बताया। उस एहसानमंद ने अपनी मददगार की मदद की और उसे उस मुर्दे का स्केलेटन दे दिया। इसके बाद
हीरो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी गार्ड से अपनी दोस्ती बनाता है। दोनों में दोस्ती हो भी जाती है। दो बातों में हीरो उस गार्ड की कमजोरी का पता लगा लेता है। उसे फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है। हीरो उसे अपनी फिल्म में काम देने का वादा करता है। सिक्योरिटी गार्ड को झांसे में लेने के बाद हीरो इंतजार करता है। साल गुजर जाता है और आखिरकार वो दिन आ ही जाता है जिसका उसे डर था। पुलिस को लाश मिल गई। विजय ये जानने के बाद वो सैम की स्केलेटन को उठाता है और चल देता है फॉरेंसिक टीम के गाड़ी के पीछे पीछे। विजय उस बिल्डिंग में जाता है, गार्ड के साथ शराब पीता है। फिर गार्ड जब सो जाता है तब समीर देशमुख के स्केलेटन को बदलकर उस मुर्दे का स्केलेटन वहां पे रख देता है और समीर देशमुख का स्केलेटन एसिड में गला देता है। इधर जज साहब विजय को बाइज्जत छोड़ देता है। विजय हंसते हुए बाहर आता है। बाहर आईजी को देखता है, फिर मीरा, राव साहब, महेश देशमुख सबको देखता है। सब लोग हैरान है। विजय कितनी चालाकी से इस केस से छूट गया। महेश देशमुख का घर, वो बाहर जा रहे थे, तभी उसे एक चीज पर नजर पड़ी। एक बॉक्स रखा हुआ है, साथ में एक चिट्ठी। चिट्ठी में लिखा है, आपने जो मांगा मैं आपको दे रहा हूँ। आपसे बस एक विनती है, मेरे परिवार को अकेला छोड़ दीजिए। एक नदी दिखाई जाता है जहाँ पर महेश देशमुख अपने बेटे का अस्थि विसर्जन करता है और मीरा से कहता है, अब इसे यहीं पर खत्म करो। विजय दूर से सब देख रहा है। फिर वो अपने परिवार के पास जाता है और सब हंसते हुए चल देता है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।